हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसी का दूसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला पार्ट प्रदान कर दिया गया है इसका वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके जो है आसानी से पार्ट 1 जो वीडियो है उसको आसानी से देख सकते हैं। आपको बता दें कि पार्ट 1 में विशेष रूप से हम लोग जनरली क्वेश्चंस जो मौर्य काल से संबंधित बन रहे थे उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। आज जो आप लोगों के समक्ष दूसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हूँ, उसमें हम लोग बेसिकली उन क्वेश्चंस को जानेंगे जो पार्ट 1 से कुछ भिन्न होंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो को जैसे ही देखते हैं तो वहां से आपको जो है बहुत सारे सार संग्रह जो है यहाँ से मिल जाएंगे। तो आते हैं पहले नंबर प्रश्न पर, और पहला नंबर आपका प्रश्न है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। यानी उस शासक का नाम बताइए, मौर्यकालीन शासक का नाम बताइए जो राज सिंहासन पर बैठने के पहले जो है सुसीम जो बड़े भाई था उसकी हत्या कर दिया था। तो इसका उत्तर होगा अशोक। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, और दूसरा नंबर प्रश्न है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। अगर बात आती है तो वो उस पत्नी का क्या नाम था? तो करुवाकी नाम था। ये चीजें आपको याद रखना है। करुवाकी ऐसी अशोक की पत्नी थी जो काफी जो है प्रभावित किया था अशोक को। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो जैसा कि आपको पता होगा कि 261 बीसी में, पहले वीडियो में बता दिया गया है, यानी 261 बीसी में कलिंग विजय प्राप्त किए थे अशोक। और उसके उपरांत जब उस क्षेत्र पर कब्जा करने गए थे तो जो कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन थे उनकी पत्नी सामने आ जाती है और वो युद्ध करने के लिए इन्हें जो है चुनौती देती है। लेकिन जो अशोक हैं वो नहीं आ पाते हैं सामने, क्योंकि उनको एक वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता था, क्योंकि स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करते थे। और उसके बाद जो है इस युद्ध के बाद हम कह सकते हैं कि एक सामान्य जीवन, साधारण जीवन जीने लगते हैं और बौद्ध धर्म को जो है ये अपना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, और चौथा नंबर देख लीजिए, प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। चौथा नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यानी मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कहाँ था? तो तक्षशिला था। आपको चीजें याद रखना है कि तक्षशिला जो था वो काफी एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में शामिल था। पांचवा नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए, आपको बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बहुत ही बेहतर प्रधानमंत्री और शासक गुरु के रूप में जो कार्य कर चुके हैं वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, उनको हम लोग जानते हैं। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है आपको बताना है। इसका उत्तर होगा राजनीतिक नीतियां पर जो है प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से आपको ये चीजें जानना है। 6 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो देखिए, आपको बता दें कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो अपनी राजधानी बनाए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि कह सकते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पार्ट 1 में आपको बता दिया गया। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि ये जो महल उनका था वहां पर जो पाटलिपुत्र में था वो लकड़ी का भी था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर थॉट बन रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि वो जो महल था चंद्रगुप्त मौर्य का किसका था? लकड़ी का था। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखिए आपके समक्ष प्रश्न है कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ जो है उसमें स्वयं वो बताया कि मगध का हम सम्राट हैं, मगध के राजा हैं, किंग्स हैं। उसके बारे में ये स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। आपको बता दें कि जो अभिलेख होते थे अशोक के शासनकाल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। एक तो शिलालेख, एक हम कह सकते हैं कि स्तंभ लेख, और एक जो है गुहा लेख शामिल था। तो अगर स्तंभ लेख की बात आती है कि स्वयं जो मगध सम्राट के रूप में एक तरह से बताया है, तो भाब्रू स्तंभ में आप कह सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन
अशोक के किस शिलालेख में हैं? तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध और क्षत्रियों का जो है वर्णन के रूप में इसमें वर्णित किया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस में मिलता है, किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि 9 नंबर में कहा गया है कि कौन सा मौर्यकालीन राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था, यानी जनता के संपर्क में हमेशा रहता था। तो वो थे आपके सम्राट अशोक, जो कि एक महान शासक थे। चंद्रगुप्त बोल सकते हैं यहाँ पर कि मौर्यकालीन शासकों में से जो है एक महान थे। फिर दूसरे स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम शामिल होता है। वैसे 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर हम ग्रंथ की बात करें तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग जो है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है पुस्तक, उसमें इसका वर्णन मिलता है। विद्यार्थी, ये जो सीरीज लगातार जो हम ला रहे हैं आप लोग के समक्ष, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्यकालीन जो इतिहास, या आगे जो भी प्रदान करेंगे वीडियो, ये मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव्स, जो वन लाइनर के रूप में है, जहाँ से VVI क्वेश्चन से जहाँ से प्रश्न बनते हैं कि नहीं यहीं से प्रश्न आते हैं, तो उन चीज़ों को इकट्ठा करके काफ़ी मेहनत लगता है, उसको इकट्ठा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सार संग्रहित रूप आपको दे दें। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं वीडियो को और भी बेहतर ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर हमसे जुड़ जाते हैं, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें निश्चित आपको विश्वास करना होगा कि निश्चित रूप से आप जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। निश्चित रूप से हम यहाँ पर आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि जो भी PSC लेवल तक जो उसकी तैयारी होती है उसमें इस क्वेश्चंस को जो है PT आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म महामात्र का क्या अर्थ है? धर्म जो महामात्र है उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर होता है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। यानी उस समय जो मौर्य काल में जो धर्म महामात्र का जो कार्य होता था उसमें नैतिक सिद्धांतों का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रचार एवं प्रसार करना शामिल था। 12 नंबर क्वेश्चन से कि वह कौन सा गुण था जिसको भारतीय लोगों के संबंध में जो है मेगास्थनीज ने प्रशंसा किया था? यानी उस गुण का नाम बताइए, उस क्वालिटी का नाम बताइए जिसको भारतीय लोगों के संबंध में जो है मेगास्थनीज ने प्रशंसा किया था। तो इसका उत्तर होगा उच्च नैतिक स्तर को। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। 13 नंबर प्रश्न है कि अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत क्या है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सेकेंड पार्ट में। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कि इसका उत्तर होगा शिलालेख एवं स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सारनाथ में धमेख स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सारनाथ आपको पता होगा कि यूपी में है और जहां से सिंह स्तंभ का प्रमाण मिला हुआ है, और जहां से आप देखते हैं कि तिरंगा झंडा में जो बीच में चक्र जिसमें 24 तिलियां पाई जाती हैं वो सारनाथ के स्तंभ से ही प्राप्त किया गया है। तो आपको चीजें याद रखना है कि सारनाथ में धमेख स्तूप का निर्माण की अगर बात आती है तो अशोक के द्वारा किया गया, सम्राट अशोक के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो पिपरहवा जो एक जगह है वहां से ये प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, कई बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि कर्षार्पण का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? एक शब्द है यहाँ पर आपको याद रखना है, कर्षार्पण का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? इसका उत्तर होगा वस्तु खरीदने के लिए जो है कर्षार्पण का प्रयोग किया जाता था। ये चीज आपको याद रखना है। तो एक तरह से ये मूल्य का मापन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता था उस समय। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? कालसी, तो कालसी जो था अशोक के शिलालेख के लिए जो है प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त, 18 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था?
तो बता दें आपको कि अंतिम समय जो चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ व्यतीत किए थे, जहाँ रहे थे, तो आपको बता दें कि ये श्रवणबेलगोला था, कर्नाटक में जो जगह पड़ता है, याद रखिए। और आपको बता दें कि श्रवणबेलगोला में ही सुलेखना विधि के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की स्वयं जो है अपनी एक तरह से बोल सकते हैं कि मरण की स्थिति में जो है आए थे। तो यहाँ आपको याद रखना है, दो तरह के प्रश्न बने। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया, तो श्रवणबेलगोला में, और उस समय यानी कि किस विधि से इनकी एक तरह से मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना है सुलेखना विधि से। स्वयं अपने शरीर को त्यागने का मतलब होता है कि वो, चूंकि जैन धर्म में ये परंपरा थी उस समय कि सुलेखना विधि के द्वारा जो है हम लोग जो भी उसके जो एक तरह से बोल सकते हैं जैनीय थे, उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते थे। तो उसके लिए किया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य भी सुलेखना विधि के द्वारा स्वयं को शरीर को जो है त्यागे थे, ये स्पष्टीकरण मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन से कि सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं पार्ट 1 में। तो उसमें किसकी अस्थि है, सारी पुत्र एवं मोगलायन का जो है एक तरह से अस्थि यानी हड्डी मिलता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। और 20 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। 20 नंबर देखिए, प्रश्न कहा गया है आपका कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किसके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप अगर याद करते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं, तो हमें जहाँ तक नहीं लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे अच्छे जो राइटर्स हैं, जैसे कि एस.के. पांडे, जो कि खास तौर पर जो पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनका बुक्स, तो उन सभी बुक्स से ये क्वेश्चंस को एकत्रित किया गया है, जो कि आप किसी भी राज्य में पीसीएस एग्जाम देते हैं तो पीटी लेवल्स तक जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, जितने भी प्रश्न अगर बन रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किस के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किए थे। तो इसका उत्तर होगा मोगलीपुत्तिस्त, यानी मोगलीपुत्तिस्त के जो है कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किए थे। 21 नंबर क्वेश्चन से कि कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था। कलिंग यानी आपको पता होगा कि 261 ईसा पूर्व यानी बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। तो वो कलिंग जो क्षेत्र था, जो उड़ीसा में वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में है, तो आपको बताना है कि किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये देखिए, मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र था। तो हाथियों के लिए अगर कह सकते हैं कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रसिद्ध रूप माना जाता था। अब आगे आ जाइए, इसके बाद 21 नंबर के बाद हम आते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 21 के बाद आपके अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से आपके समक्ष कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था। यानी अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो है किसका पूजा करता था। इसका उत्तर होगा भगवान शिव का, यानी भगवान शिव का पूजा करता था पहले। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत करके आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आसानी से इसको सही कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिले हैं। तो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। आपको ये भी याद रखना है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो 1837 में किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये भी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पालीपुरोथा नाम किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मेगास्थनी जो थे पाटलिपुत्र को पालीपुरोथा नाम दिए थे। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में देखा गया है, ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है 25 नंबर की पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना होता था। तो अभी आपको बता दिए कुछ देर पहले इसी वीडियो के अंतर्गत कि लकड़ी का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 26 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था। इसका उत्तर होगा फौजदारी न्यायालय था, यानी फौजदारी न्यायालय के लिए प्रसिद्ध था कंटक शोधन। 27 नंबर क्वेश्चन से कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध किससे है। तो अगर हम सीताध्यक्ष का संबंध की बात की जाए तो ये कृषि से है।
खेती की जो पद्धति होती थी मौर्य काल में उसके लिए कहा जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन से कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशिष्ट रूप से किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह से पूर्णतः वर्णन, विशिष्ट रूप से वर्णन अगर की बात आती है तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था। इसका उत्तर होगा चार प्रांतों में जो है विभक्त था। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर देखिए आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था। यानी कारवां एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर चलने वाले व्यापारियों के समूह प्रमुख को जो है क्या कहा जाता था, जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, तो सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह आप चीजें याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर जो है 1/8 भाग कर दिया था। यानी उस स्थान का नाम बताइए जहां पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में था, जहां आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है, आप चीजें याद रखिए। तो वहां पर 1/8 भाग जो है कर दिया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का समकालीन अंतियोग कहाँ का राजा था। यानी अशोक के समकालीन उस समय अंतियोग नाम का राजा था, वो कहाँ का समकालीन था, किस देश का था, तो सीरिया का जो है राजा था। ये चीज आपको याद रखना है। सीरिया की राजधानी कहाँ है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, तो दमिश्क की राजधानी है, ये भी चीज आपको याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन से कि कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती करने की छूट दी है। तो कौटिल्य ने किसको जो हम लोग कह सकते हैं कि सेना में भर्ती करने की छूट दी है, तो मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को विशेष रूप से इसमें छूट दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विष्टि का क्या तात्पर्य है। विष्टि आप देख सकते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी वेब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी को कहा जाता था विष्टि। यानी मान ली कि बिना भुगतान, पैसा नहीं दे रहे हैं और काम करा रहे हैं, तो वैसे उस समय जो राजा करवाते थे उसको कहा जाता था कि वो एक तरह से जबरदस्ती और बिना काम के कराई गई मजदूरी से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा कहाँ तक फैली थी। तो मौर्यकालीन हम चौहदी बता चुके हैं इसके बारे में कि उत्तरी यानी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र से लेकर दक्षिणी जो लगभग जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था, और पूर्वी अगर क्षेत्र माने तो हम लोग लगभग जो कह सकते हैं भारत के अंतिम छोर यानी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कि म्यांमार की सीमा तक। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो पाकिस्तान के बाद जो अफगानिस्तान है उसके अंतिम छोर तक जो है फैला हुआ था। 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट किस शासक को कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का प्रथम अगर महान सम्राट की बात आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य की आती है, लेकिन मौर्यकालीन आता है सबसे महानतम सम्राट कौन है, तो अशोक के बारे में आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी। सम्राट अशोक, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक होगा, अशोक के सम्राट, यहाँ स्पष्ट रूप से जो है टाइपिंग में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। टोटल कितनी थी, 7 थी स्तंभ लेख। एक्चुअली हम अभी आपको बताएं कि अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनाए गए थे वो 3 तरह के होते थे। एक शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे जाते थे विशेष रूप से, एक स्तंभ लेख जो स्तंभ पर इंकित होते थे, और एक जो था आपका गुहा लेख था। तो ये चीज आप देख लिए यहाँ पर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में जासूसों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो जासूस होता था, जो जासूस लोग होते थे उसको चर शब्द के लिए जो है जाना जाता था, चर शब्द से प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ आते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है 39 नंबर में। 39 नंबर क्वेश्चन आने से पहले आपको एक चीज बता दें कि देखिए विद्यार्थी, आपको याद रखना है कि ये जो लगातार जो वीडियो प्रदान किए जा रहे हैं वो
और बेहतर से बेहतर रूप से जो है आपको तैयारी में एक नवीनतम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है जहाँ पर हर मंथ के अंत में जो है टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में जो है मटेरियल प्रदान किए जाते हैं, वीडियो प्रदान किए जाते हैं, और उसके बाद जो है अंत में परीक्षा लिया जाता है और 5 ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को चयनित किया जाता है जिन्हें टॉप 5 में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो अगर आप उससे जुड़ जाते हैं तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जीके और जीएस के क्षेत्रों में आपकी एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी तैयारी करने का, और साथ साथ उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आप उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि उससे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारा जो है चीज़ें कंप्लीट रूप से मिलेंगे, और साथ साथ ये सारा जो मटेरियल्स हैं वो भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन से आपका कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी। तो देखिए मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे हम लोग ग्राम कहते थे, चूँकि इसका जो प्रशासन की इकाई थी वो केंद्रीय स्तर के बाद जो है प्रांतीय स्तर तक था, और प्रांत के बाद नगर था, और नगर के बाद जो है ग्राम होता था, यानी 4 स्तरों पर बटा हुआ था। एक केंद्रीय, फिर प्रांतीय, प्रांतीय मतलब राज्य, और नगर यानी कि एक नगरीय क्षेत्र तक था, फिर उसके बाद ग्राम था। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा, ग्राम, और सबसे ऊपरी कौन था, केंद्रीय जो सत्ता थी, केंद्रीय शासन था वो था। अब यहाँ आते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में राजकीय अथवा सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था, यानी किस नाम से जानते थे। तो मौर्य काल में राजकीय अथवा सरकारी भूमि को हम लोग सीता भूमि के नाम से जानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य वंश में के क्रमिक शासकों के नाम लिखिए, यानी क्रमिक शासक कौन कौन हैं। तो जैसा कि आप सब पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, फिर उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार बने थे, फिर उनके बाद जो है उनका पुत्र अशोक बने थे, फिर इसके बाद जो है कुणाल, फिर इसके बाद दशरथ, फिर इसके बाद संप्रति, फिर इसके बाद शालिकुश, फिर इसके बाद जो है देववर्मन, और फिर इसके बाद जो है देववर्मन के बाद आप याद रखिए एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि देववर्मन के बाद जो है शतधनुष जो थे वो बने थे, और अंतिम जो शासक थे मौर्य वंश के वो थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को हम कह सकते हैं कि अंतिम शासक जो है शामिल थे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन की अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को जो है हम लोग नायक के नाम से जानते थे उस समय मौर्यकालीन में। 44 नंबर क्वेश्चन से कि अशोककालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत आमत्य किसके लिए प्रयोग किया जाता था, यानी उस समय जो आमत्य होते थे, आमत्य वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था आपको बताना है। तो देखिए उस समय जो अशोककालीन कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था थी उसमें अमात्य शब्द जो है प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न आएगा कि बताइए कि अशोककालीन शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री थे उसे किस नाम से जाना जाता था। तो अमात्य के नाम से जाना जाता था, जो एक तरह से विभाग के अंतर्गत कार्य किया जाता था। तो 45 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य वंश कितने वर्ष तक जो है शासन किया था। तो मौर्य वंश लगातार हम कह सकते हैं कि 137 वर्षों तक जो है शासन किया था। तो ये चीज़ आपको इतना एक तरह से कंप्लीट होना चाहिए। 322 से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक जो है शासन 137 वर्षों तक किया था। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है कि 46 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य काल में राज्य के समस्त राजस्वों का प्रभारी क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग समाहर्ता के नाम से जानते थे, समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर की मौर्य काल में जंगली कबीलों के सैनिकों को क्या कहा जाता था। तो जंगली जो कबीले के सैनिक होते थे उसको हम लोग और विवल के नाम से जानते थे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, यूपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस में निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं 47 के बाद जो है 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है
अर्थशास्त्र में सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र में सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंत मात्र, हम लोग कह सकते हैं कि अंत महामात्र के रूप में जो जाना जाता था, जो कि सीमांत और जनजातियों के बीच के कार्य के अधिकारी एक तरह से जो है होते थे। यही कार्य पूर्णतः हम लोग कह सकते हैं कि करते थे। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन से कि अशोक सिंहासन पर बैठने के कितने वर्ष बाद जो है 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर होगा 8 वर्ष, यानी जब बैठा था उसके 8 वर्ष बाद जो है ये कह सकते हैं कि कलिंग पर आक्रमण किया था। अब अंतिम प्रश्न है इस सेट का और साथ साथ मौर्य वंश का। तो इसके बाद फिर अगला कोई टॉपिक पर आएंगे हम वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष। लेकिन 50 नंबर क्वेश्चन से कि सम्राट अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो सम्राट अशोक का सबसे लंबा अभिलेख की अगर बात आती है तो 7वां अभिलेख है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग देखिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप अगर 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं तो निश्चित रूप से जो है आप अगर पीसीएस के एग्जाम में या जो अदर जो जनरल कॉम्पिटिटिव हैं, जो रेलवे, बैंक, एसएससी, उन सभी एग्जामों के लिए यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी अगर इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं प्रतिदिन तो हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर चला जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है लाइक और अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो आप जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो देखने के बाद, और साथ साथ जो है आपका विचार क्या है, आपका प्रश्न क्या है, आप जो भी समस्या हो रहा है आप कमेंट में बॉक्स में जो है लिखकर जरूर बताइए, और साथ साथ जो है अपना विचार जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार से आपको कैसा वीडियो लगा और किस प्रकार से और भी वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए। अगर ऐसे चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक और साथ साथ जो है एक नए वीडियो के साथ और एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।